नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स के यहां हुई डकैती मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त हैं। उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार और एसएसपी अजय सिंह को तलब किया है। केंद्रीय गृह मंत्री के दून से रवाना होने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। साथ ही जल्द इस मामले का खुलासे के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि डकैती में जिनका भी हाथ है जल्द पकड़ा जाए। कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही सहन नहीं की होगी। राज्य शांति प्रिय प्रदेश है और कानून व्यवस्था को किसी दशा में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सीएम ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि आखिर शहर के बीचों बीच वारदात कैसे हो गई। उन्होंने पूछा कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है और पुलिसिंग में कहां कमी रही है। सीएम ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस बात को सुनिश्चित किया जाए। तो वही देहरादून में दिवाली के अवसर पर आग से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। शहर में विभिन्न स्थानों पर 7 दमकल की गाड़ियां और उनके साथ पदाधिकारी व कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। जैसे प्रेमनगर, घंटाघर, दिलाराम चौक और कोतवाली आदि जगहों पर फायर यूनिट की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें, दीपावली त्योहार में शहर में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए अग्निशमन के अधिकारी ने अपने कर्मचारियों को 24 घंटे मुस्तैदी के साथ तैनात रहने की हिदायत दे रखी है। साथ ही कहा कि पिछले बार भी आगजनी की कई ऐसी घटनाएं जानकारी में आई थी। बतौर अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने कहा कि छोटे और संकरी गली में भी हमारी गाड़ी आग को बुझाने में अब तैयार है। में अभी तो कोई गाड़ी तैनात नहीं की है। जैसे वीआईपी और वीवीआईपी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारी लगातार ड्यूटियां चल रही हैं। 6 से 7, 5 से 6 गाड़ियां हमारी पर डे लग रही हैं मार्केट के अंदर, और वो मूवमेंट में भी हैं। और दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 8 जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहां पर हम मोटर फायर इंजन को हमारे द्वारा लगाया जाएगा। जैसे प्रेमनगर, दिलाराम चौक, घंटाघर, कोतवाली, सहारनपुर चौक, धर्मपुर और सर्वे चौक, ये हमारे पास जो हम गाड़ियां लगाएंगे, जिससे भी किसी प्रकार की क्षेत्र में कोई अग्नि दुर्घटना होती है उस पर समय से कंट्रोल किया जाए। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कंडीसौड़ के स्यासू क्षेत्र में भारी भूस्खलन से बंद रहा। भारी भूस्खलन से राजमार्ग पर कई घंटों तक यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। इस दौरान घंटों चारधाम यात्रा के यात्री राजमार्ग पर फंसे रहे और उन्हें भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं निर्माण यात्रियों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं और निर्माण कंपनी के ढुलमुल रवैये को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये टिहरी की दिखा रहे हैं आपको, और आपको बताना चाहेंगे ऋषिकेश गंगोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर कंडीसौड़ के स्यासू क्षेत्र में भारी भूस्खलन से काफी देर तक ये मार्ग जो है वो बंद रहा, जो तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं। और भारी भूस्खलन की बात करें तो राजमार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहां पर कई सारे यात्री जो हैं वो इसके चलते फंसे रहे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं और निर्माण कंपनियों के इस जो रवैया है उन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देहरादून से, टिहरी से बात कीजिए, उनके पास चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। धनराज, जरा बताइए कितनी देर तक ये राजमार्ग बंद रहा और यात्रियों ने जो सवाल उठाए हैं आखिर क्या वजह हुई और प्रशासन की कहां पर कमी रही कि सवाल उठाने पड़े? जी बिल्कुल शीतल, देखिए ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे जो है वो स्यासू के पास से लगभग 20 घंटे से बंद चल रहा है, और जिससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्योंकि एक और तो त्योहारी सीजन है, क्योंकि त्योहारी सीजन में आप देखते होंगे क्योंकि पहाड़ के जो लोग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बाहर जाकर कार्य करते हैं और त्योहारों पर अपने घर लौटते हैं। तो ऐसे में जब रास्ता बंद हो जाता है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई वैकल्पिक मार्ग उनको चुनना पड़ता है और घंटों पैदल चलने के बाद वो अपने घर तक पहुंचते हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा किया है वहाँ के लोगों ने कि जो प्रशासन है या फिर पीडब्ल्यूडी की जो टीम है वो वहाँ पर कार्य लगातार नहीं कर रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जब भी बारिश होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूस्खलन के मामले, मलबा आने के मामले लगातार सामने आते हैं। और आप देखिएगा कि पिछले अभी यदि हम कल की बात करें तो कल भी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है और बारिश के कारण कहीं ना कहीं जो मलबा है वो सड़कों पर आ गया है, जिसके कारण ये मार्ग बंद हुआ था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो स्थानीय निवासी है उनका आरोप यही है कि जो प्रशासन के लोग हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, कि बिना बारिश के भी यहाँ पर मलबा आ जाता है। ऐसा क्यों है? क्या कोई ठोस कदम सरकार को नहीं उठाना चाहिए? लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो
इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं तो सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और प्रशासन को भी सख्त करने की आवश्यकता है कि समय रहते वहां से वो मार्ग खोला जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो कितने घंटों तक वहां पर यात्रियों को फंसा रहना पड़ा धनराज जी? जी बिल्कुल, यदि हम कल की बात करें तो लगभग अभी से लेकर पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर जो हाईवे है वो जाम है और लंबी लंबी कतारें वहां पर गाड़ियों की लगी हुई हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है तो सभी लोग अपने घरों को प्रस्थान करते हैं, तो ऐसे में अधिक आवाजाही जरूर होती है। लेकिन इस तरीके से यदि उनको इस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी तो उनके लिए एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अभी भी देखा जाए तो मार्ग खोलने की कवायद वहां पर लगातार जारी है और धीरे धीरे करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है, लेकिन इस तरीके से 3-3 घंटे 4-4 घंटे उनको जाम में लगे रहना पड़ रहा है। तो लेकिन धनराज जी सवाल यहाँ पर उठता है, जिस तरह से केंद्र सरकार भी उत्तराखंड पर नजर बनाए हुए है और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इस मामले में देखा जाए तो कुछ पैकेज भी केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया था ताकि आने वाले समय में जो विंटर का समय है, जहां पर बारिशों का दौर रहेगा, बर्फबारी का दौर रहेगा, उस बीच सड़कों को कैसे जो है वो कंटिन्यू रखा जाए, लगातार रखा जाए, वहां पर बाधा ना पड़े, उसको लेकर भी सरकार ने कदम उठाए थे। हालांकि केंद्र सरकार ने भी इस पर जो है वो नजर बनाए रखी है, उसके बावजूद भी कहां पर ये कमियां होती हैं, किस तरह की चीजें जो है वो निकलकर सामने आती हैं, वो भी खास तौर पर जब त्योहार सामने है। जी बिल्कुल, देखिए भले ही केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए रखता हो, लेकिन केंद्र सरकार का सिर्फ एक ही काम होता है कि जो बजट है वो दे सकता है, लेकिन नजर पूरी जो है वो राज्य सरकार को ही बनानी होगी। कार्य करने के लिए राज्य सरकार को ही आगे आना होगा और आप देखेगा कि ऑल वेदर रोड का जो कार्य है वो लगातार वहां पर चल रहा है। तो ऐसे में जो ऑल वेदर रोड के निर्माण करता है, यानी कि जो ठेकेदार है, वो जो कंपनी है ठेकेदारों की, वो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जो मलबा वहां से हटा रहे हैं तो उसको वहीं पर ही पास में जो खाई है उस पर डंप कर दिया जा रहा है, जिसके कारण ऊपर से जो मलबा है वो अधिक आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका सीधा सीधा आरोप कंपनी पर है और कंपनी को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस कंपनी को या तो हटाया जाए या इसको ऐसे निर्देश दिए जाए कि काम समय पर निपटाए और सही गुणवत्ता के साथ करें, क्योंकि हम देखते हैं कि एक दिन काम करते हैं लेकिन 4 दिन ठेकेदार के जो मजदूर होते हैं वो वहां पर नहीं आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सामने दिक्कतों का सामना जरूर हो रहा है। बिल्कुल, यात्रियों के सामने दिक्कतों का सामना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज तमाम जानकारी के लिए। और लोग जो हैं वो वहां पर लगातार जो है वो समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि लगातार वहां पर जो मलबा है वो सड़कों पर आ रहा है, जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, और घंटों तक कई यात्रियों को अपनी गाड़ियों पर जो है वो बैठे रहना पड़ रहा है या फिर वहां पर इंतजार करना पड़ रहा है कि आखिर कब तक इस मार्ग को खोला जाएगा और यात्री अपने घर तक जो है वो सुरक्षित पहुंच जाएं। तो वही जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न विभागीय कार्य और जनहित में सराहनीय कार्य करने वाले तहसील कर्मचारियों को खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य की संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक मूल्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ करते हुए देवभूमि को विकसित और आदर्श राज्य बनाने के लिए हम सब मिलकर अपना सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये सत्ता के करीब साहब इनको भी बहुत बधाई हो सितारे हैं। ये तो नाना गोदा में थे सर। स्थापना दिवस मैं सारे खटीमा वासी को और सारे उत्तराखंड वासी को बधाई देना चाहता हूँ और मैं नमन करना चाहता हूँ सभी लोगों को जिसकी बदौलत आज हमारे पास उत्तराखंड मिला है राज्य। आज हमने जो भी हमारे खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत जितने हमारे तहसील के कर्मचारी या अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको हमने प्रशस्ति पत्र दिए हैं और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भविष्य में भी ऐसे काम करें और हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। रुक करते हैं अगली खबर का। मसूरी के सबसे पुराने लंडौर बाजार में धनतेरस के अवसर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान जमकर उनकी भारी खरीदारी को देखते हुए दुकानदार चेहरे खुशी से खिल उठे। लोगों ने बाजारों में बर्तन और चांदी के सिक्के और सोने के जेवरातों के साथ साथ पटाखों की जमकर खरीदारी की है। दुकानदारों के मुताबिक कोरोना काल के बाद पहली बार बाजारों में रौनक देखने को मिली और उनका कारोबार भी ठीक रहा।
देखें तो किस तरह का उत्साह है लोगों के अंदर धनतेरस को लेकर? धनतेरस में खरीदारी के प्रति काफ़ी अच्छा रुझान दिखा जा रहा है लोगों में। सुबह के टाइम पे तो भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया पब्लिक बढ़ती गई। किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं लोग, किन किन चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं आज विशेषकर आज तो चांदी के सिक्के बिकते हैं, लोग सोने का सामान भी खरीदते हैं, और क्या नाम ले जैसे चांदी की मूर्तियाँ हो गई ये, और सोने के कोई। कोविड काल के बाद फिर दोबारा से एक बारी बाजार ने उछाल पकड़ा है, तो किस तरीके से देखते हैं सब चीज़? नहीं, कोविड के बाद तो वाकई में जो है काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। बाजार का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी भीड़ है, और इस समय लोग अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं, और 2 या 3 दिन ये बहुत अच्छे रहेंगे व्यापारियों के लिए। जो काफ़ी विशेष तौर पे बर्तन खरीदते हैं लोग, और सबसे ज़्यादा जो है बर्तन पे ज़्यादा जोर रहता है। फिर पटाखे हो गए, तो ये सब सामान दिवाली से संबंधित जो है पूजा सामग्री है, ये सब खरीदते हैं। और लंडौर बाजार इस काम के लिए बहुत फेमस है कि सारा सामान लोकल बाजार है, उसकी वजह से सारा सामान यहीं मिलता है, तो सब लोग यहीं आते हैं, इसलिए बाजार में भीड़ अच्छी रहती है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? लंडौर में, बालूगंज से, कुलड़ी से, लाइब्रेरी से, मसूरी के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं, और ये एक मेला सा लग जाता है जिसको हम दीपावली मेला भी कह सकते हैं। व्यापार में किस तरीके की वृद्धि दिखी? व्यापार में अच्छी वृद्धि है, जो पहले कोरोना काल में बिल्कुल पिट गया था, इस बार बहुत अच्छा है। कम से कम 90% काम है, जो कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। बाज़ारों में भीड़ तो इस बार काफ़ी अच्छी देखी जा रही है, जिस हिसाब से देख सकते हैं दुकान खचाखच भरी है। बाकी मार्केट में मैंने देखा है लोगों को अब काफ़ी क्यूरियोसिटी हो चुकी है खरीदारी के लिए। सोने का काम थोड़ा कम है, चांदी का ज़्यादा धनतेरस को लेके, पर फिर भी भीड़ पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब कोविड वगैरह खत्म हो चुका है, तो उस कारण से मार्केट में काफ़ी रौनक आ चुकी है। देखा जाए और बाजार काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, तो किस तरीके का लोगों के अंदर किस तरीके का उत्साह है खरीदारी को लेकर? लोगों के अंदर उत्साह तो काफ़ी है, चांदी में ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। और एक चीज़ देख सकते हैं हम, जिस तरह से सरकार ने जो ये रूल्स लागू किए हैं, तो हमने वो रूल्स हमारी दुकान में इम्प्लीमेंट किए हैं। हॉलमार्क का ध्यान दिया जा रहा है, और बाकी जो है कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन प्रायोरिटी हमारी पहले से रही। इधर रुड़की में धनतेरस के अवसर पर लोगों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। धनतेरस के दिन बाजारों में खासी चहल पहल दिखाई दी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने रुड़की पहुंचकर बर्तनों, घर की सजावट का सामान और सोने चांदी के आभूषण की जमकर खरीदारी की। वहीं खरीदारों का भी कहना है कि धनतेरस के दिन बर्तन या अन्य सामान खरीदना हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। कुछ लोगों का कहना था कि पिछली बार की बजाय इस बार बाजारों में महंगाई की वजह से कम खरीदारी देखने को मिल रही है। ज्वेलर्स के दुकानदारों के मालिकों के अनुसार सोने का दाम पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष बढ़ गया है, इसलिए लोग थोड़ा कम खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार चांदी के सिक्कों की ज्यादा डिमांड रही। बाजारों में भारी भीड़ देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह पर पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए गए थे। इस बार कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, और मोस्टली कोइंस, सिल्वर कोइंस और बांसुरी और ये सब की थोड़ी सी वैरायटी, और लोग ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि थोड़ा सा तो फ़र्क है पहले से, क्योंकि रेट्स थोड़े से हाई हो गए हैं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है इस बार। तो ग्राहक किस तरीके से आपके पास आ रहे हैं? डिमांड क्या है ज़्यादा? डिमांड्स कोइंस की ज़्यादा है, सिल्वर कोइंस उनकी डिमांड ज़्यादा है। सर डिमांड काफ़ी है लोगों की, मूर्तियों में चांदी के सिक्के जो हैं, गोल्ड के सिक्के भी हैं, काफ़ी सब चीज़ों की डिमांड चल रही है पूरी। बाजार में किस तरीके का भी आ रहे हैं, और बैक टू बैक हम उनको खुश कर रहे हैं। तो महंगाई की मार किस तरीके लोग आप देख सकते हैं? महंगाई की मार थोड़ा सा मार्केट में है, थोड़ा फ़र्क है उससे, मतलब जिस पिछले 1 वीक से देखा जाए तो मार्केट पिछले दिवाली से बहुत फ़र्क आया है। पिछली दिवाली पे रेट 48,000 रुपये था, इस दिवाली पे 58,000 रुपये रेट आ रहा है, तो 10,000 का फ़र्क आ गया, तो काफ़ी फ़र्क है। कोई महंगाई की मार नहीं है, जिसको जो पसंद आ रहा है सब ले रहे हैं। इस बार की तरह इस बार की अच्छी है। इस बार कम है, इस बार भाई अभी कुछ नहीं पता, ये तो रात को पता चले। बढ़ते आगे बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के प्रांगण में दिवाली फेस्ट का भव्य आयोजन किया गया,
जिसका शुभारंभ क्षेत्र के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने किया। इसके बाद मेले के मुख्य आकर्षणों में से एक रंगोली प्रतियोगिता, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों की कुल 19 टीमों ने प्रतिभाग किया, उनका अवलोकन किया। इस दौरान चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय, संस्थान की एकेडमिक काउंसिल के सदस्य डॉक्टर नीरज आत्रेय, विमल गुड़िया, जिला प्रशासकीय अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, जिला विधिक सेवा के सदस्य उमेश जोशी एडवोकेट सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज हम गुड़िया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ लॉ कॉलेज में दिवाली का फेस्टिवल मनाने के लिए हम लोग आए हैं। लोग बड़े एक्साइटेड हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगा रखे हैं, हर तरह का स्टॉल है। और हर स्टॉल पे जो भी बच्चा है जनरली जो है उसी ने अब उसकी सेल्फ क्रिएशन है। और आगे बच्चों ने कुछ क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए कुछ जिम बनाया हुआ है। अब हम जिम के सामने खड़े हैं, यहाँ हर एक जिम का इक्विपमेंट इन्होंने यहाँ किया हुआ है। तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स में घूमो तो एक अच्छी फीलिंग आती है। लगता है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और बच्चे जो हैं अच्छे ग्रूम्ड हैं। जब बच्चों से बातें करो तो वो लगता है कि इनको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है एंड अच्छे ग्रूम। विधायक जी, आप यहाँ पर एक्चुअली उसने दिया खरीदे हैं, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे दिए बनाए हुए हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग कलर्स के। उनमें उनका जो कैलिबर है वो शो हो रहा है कि बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सबने अपने अपनी जगह पे सबने बहुत सुंदर मतलब बहुत ही अच्छी देखने को मिली रंगोली, बहुत अलग अलग हैं, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स यूज़ किए हैं। एंड लेट्स सी, हमने अभी मार्किंग करी है, हु मे द बेस्ट वन विन। आई थिंक अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगा शायद, आई थिंक घंटे तक हो जाएगा जी। जैसा कि है, अब दीपों का पर्व दीपावली पास है और उल्लास, उमंग, खुशियों का त्यौहार है, जिसमें साज सज्जा और इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं हमारी भारतीय संस्कृति में। उसी के चलते यहाँ SCG IMT एंड लॉ कॉलेज में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका पर्पज़ यही है कि बच्चों की प्रतिभाएं बाहर निकल कर आएँ और एक तरह से उनके अंदर ये भावना जागृत हो कि अपनी संस्कृति के लिए हमें नित्य नई चीज़ें सीखनी है। करीब 15 से 16 स्कूल और चंद्रावती डिग्री कॉलेजेस, इन सब के इंस्टीट्यूशंस के लोगों ने, बच्चों ने यहाँ भाग लिया है और बस अब हो गया है, जजमेंट भी हो गया है, देखिए क्या रहता है। इसके अलावा दिवाली फेस्ट बच्चे मना रहे हैं, कल से दिवाली हॉलीडेज़ हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ने ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ किया। प्रभाग की आम पोखरा रेंज के अंतर्गत ग्राम हाथीनगर क्षेत्र में रहने वाली पूजा देवी पर उस समय बाघ ने अपना शिकार बनाया जब वजह अपने खेत में घास काट रही थी। घास के इस मामले में महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में तराई पश्चिमी वन विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 2 माह से बाघ का आतंक मचा हुआ है और पूर्व में कई लोगों पर यह बाघ हमला कर घायल कर चुका है। उन्होंने कहा कि कई बार इस आदमखोर बाघ को पकड़े जाने की मांग संबंधित विभाग से अधिकारियों से की है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने इस मामले में डीएफओ प्रकाश चंद्रारी को ज्ञापन सौंपते हुए मृतक महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को विभाग में संविदा के तौर पर नौकरी देने के साथ ही इस आदमखोर बाघ को शीघ्र पकड़े जाने की मांग की है। लगभग 1-1.5 माह से आम पोखरा रेंज में लगातार बाघ का आतंक है और ये बाघ एक नहीं 2-2, 3-3 मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। और बीच में 2 तारीख को अंकित कुमार के नाम के एक व्यक्ति को उसने जो है हमला करके घायल कर दिया था। और कल आपने देखा कि एक महिला को बुरी तरीके से बाघ ने अपना निवाला बना लिया
और 2 बाइक सवारों पर झपट कर उनको घायल कर दिया। और बार बार लगातार फॉरेस्ट विभाग को बताने के बाद भी वो बाघ को पकड़ने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इनके कानों में बिल्कुल भी जून नहीं रेंग रही है और निश्चित रूप से बाघ की दस्तक अभी भी वहीं बनी पड़ी है, अभी भी वो कॉलोनी में मौजूद है। लेकिन विभाग ये कहता है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कार्रवाई इन्होंने अभी तक की क्या। आज 1.5 महीने से बाघ वहाँ घूम रहा है, लोगों पर हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है, लेकिन बाघ की दस्तक अभी भी वहीं है। निश्चित रूप से आज हमने शांतिपूर्वक डीएफओ कार्यालय का घेराव किया है। यदि अतिशीघ्र 1 या 2 दिन में बाघ को नहीं पकड़ा गया और जो पूजा देवी जो कल जिसको मार दिया था बाघ ने, उसको 25 लाख का मुआवजा नहीं दिया और उसके परिवार में से संविदा पर एक को नौकरी और जो है अतिशीघ्र बाघ को पकड़ा जाए, ये हमारी मांग है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन, जनता में बहुत आक्रोश है, एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा, उग्र आंदोलन। बड़ी दुखद घटना कल हुई है और उसके लिए सभी हम लोग दुखी हैं, लेकिन जो उसको रोकने के लिए और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसका हमारी तरफ से तत्काल प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे। कल ही हमने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय को पत्र लिख दिया था कि हमको इसको पकड़ने की परमिशन दी है। उनके द्वारा जो है इसमें सहमति भी दे दी गई थी और बाकी उसके लिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। डॉक्टर साहब वहाँ मौके पे पहुँच गए हैं अपने पूरे इक्विपमेंट्स के साथ में, जहाँ जो भी उसको बाघ को पकड़ने के लिए जो भी यथासंभव जो कुछ भी प्रयास हो सकते हैं हमारी तरफ से वो तत्काल कर दिए गए हैं। और साथ ही जो मृतक थी उनके परिवार के लिए जो मुआवजे की राशि है वो भी तत्काल आज ही हम चेक काट करके उनको देने जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से उसमें कोई सा भी किसी तरह का कोई ऐसी ढील नहीं रखी जाएगी कि जिससे कि और कोई आगे की घटना हो इस तरह से। सर मौके पर अभी जो है पिंजरा लगाने की कार्रवाई कर दी गई है या गश्त का क्या है? पिंजरा लगातार हमारी टीमें 3 टीमें कल से ही वहाँ पे इस क्षेत्र में हैं। उसके आसपास जो है जो भी झाड़ियाँ या उनके टाइगर के छुपने की जो भी जगह हो सकती थी उन सभी को हमने सर्च करा करके उस जगह को चिन्हित कर लिया है और वहाँ झाड़ियाँ कटान करके साफ सफाई की कार्रवाई चल रही है। टीम हमारी लगातार मौके पे है, डॉक्टर अपना सारे इक्विपमेंट्स के साथ मौके पर हैं। तो अब उम्मीद यह है कि अब इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी और टाइगर जल्द ही पकड़ा जाएगा। ईश्वर में हत्या मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 29 अक्टूबर 2023 को जमुना पवार द्वारा तहरीर दी गई कि उनके पति नवीन पवार निवासी डोईवाला, जो कि वर्तमान समय में जिला अस्पताल में कार्यरत था, उसके अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से उन पर जानलेवा हमला कर उसके गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करके मामले की गंभीरता से विवेचना की पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि 24 अक्टूबर 2023 की रात्रि होटल में शराब पीने के दौरान मृतक द्वारा उनका वीडियो बनाया गया था, जिसमें आपसी विवाद हो गया था। उसके बाद अभियुक्त द्वारा नवीन पवार के सिर पर लोहे के एंगल से वार किया गया और उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़कर भागे, लेकिन उसके बाद नवीन पवार घायल स्थिति में उन्हें चलता हुआ दिखाई दिया। अभियुक्त द्वारा दोबारा से नवीन पवार के साथ मारपीट की गई और उसे मौत के घाट उतार दिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 9 निहालों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें, जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष सीडीओ द्वारा खाने का शेड्यूल तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को 2 दिन केला चिप्स, 2 दिन अंडे और 2 दिन दूध दिया जाएगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत अंडे और खजूर के साथ गेहूं और चावल दिए जाते हैं, जिसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार सुलेखा सहगल ने साझा की है। केंद्र पे कुक फूड के माध्यम से हमारा एक मेनू निर्धारित है। जिला स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष सीडीओ साहब है, उनकी अध्यक्षता में एक मेनू तैयार किया गया है, पूरे जिले को वो दिया गया है। उसी के आधार पे रोज बदल बदल के पोषाहार बनाकर बच्चों को खिलाया जाता है। दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों को केला चिप्स 2 दिन अंडा और 2 दिन दूध दिया जाता है। जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उनके लिए मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत अंडा और खजूर दिया जाता है। साथ में हमारे पोषाहार में टीएचआर के रूप में गेहूं और चावल दिया जाता है। खाने की व्यवस्था माता समिति को पैसा दिया जाता है। माता समिति को एक मेन्यू दे रखा है, उसके आधार पर वो लोग सामान खरीदते हैं और जो मेन्यू निर्धारित किया गया है उसी के आधार पर रोज वो अलग अलग चीजें बना के आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चों को खिलाती है। दलिया, खिचड़ी, मिक्स पराठा, दाल चावल, हलवा, खीर, ये ऐसे हमारा 7 दिनों का मेन्यू है, उन सबको दिया गया आंगनबाड़ी सेंटर। उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक हमारा महालक्ष्मी किट है नवजात बालिकाओं के लिए, ताकि बालिकाओं का बैलेंस हमारे समाज में बने।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत बेटियों की संख्या बढ़ाने के लिए ये चलाई जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, भारत सरकार की एक योजना है। पहली गर्भवती को 5,000 रुपए 2 किस्तों में मिलेंगे, और जब दूसरा बच्चा उसका अगर बेटी होती है तो 6,000 एक मुश्त उसको किस्त में मिलेंगे। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। इनके लिए योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए हम जगह जगह जाके बैठक करते हैं, पंपलेट पोस्टर छपवाए जाते हैं, और मीडिया के माध्यम से भी हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। जिनको नहीं पता ये तो बड़े खेद का विषय है, क्योंकि हम लोग सभी आंगनवाड़ियों की रेगुलर बैठक लेते हैं। जैसी कोई नई योजना हमारी आती है तो हम लोग सीडीपीओस की बैठक करते हैं, सीडीपीओ सुपरवाइजर्स की बैठक करते हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर की बैठक करते हैं। साथ में जहाँ जरूरत होती है वहाँ ट्रेनिंग भी करते हैं। अगर इस तरह की लापरवाही है तो इसके लिए हम लोग संज्ञान लेंगे और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। तो चलिए, उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।